हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने जून मंथ का करंट अफेयर अपना स्टार्ट करा है और डिसाइड किया है कि जैसे ही इस मंथ का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाता है हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा जो, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है और आई होप कि इसके बाद एक वीडियो और आएगा और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा जून मंथ का। ठीक है गाइज। एक्चुअली गाइस ये जो वीडियो बड़ा हो जाता है उसके पीछे जो रीजन है वो ये कि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, मतलब इकोलॉजी जितना भी हमारा है ना, हम लोग सब कुछ इसमें लेके चलते हैं। न्यूज कोई भी नहीं छोड़ी जाती है। कंप्लीट एनालिसिस है 1 मंथ का। कोई भी मैगजीन उठा के पढ़ेंगे आपको सब में ये सारी न्यूजें मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग पहले से इन चीजों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक बार मैगजीन कोई भी पढ़ेंगे जब एग्जाम टाइम पे, तो आप लोग हर एक चीज से क्या होंगे, रूबरू होंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पेड़ के बारे में बात किया था। ये पौधा कहाँ पर मिला है हमें? अंडमान निकोबार में मिला है। मोस्टली ये कहाँ पे मिलता है? मेडागास्कर में मिलता है। और ये कहाँ पे इस समय ढूंढा गया है? अंडमान निकोबार में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पैरोस्ट्रिया लार्जी इसका नाम है। इस प्रजाति का है ये, पैरोस्ट्रिया का। ठीक है, अब ये है कि आप लोग बस इसको एक बार पे नजर रखिएगा, कहीं पे देखने को मिल जाए कि ये क्या है। तो ये कॉफी का पौधा है। दूसरी एक छोटी सी न्यूज है गाइस की फॉस्फेट के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो न्यूज आई हुई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि नाइट्रस, पोटेशियम, सल्फर। तो इसमें जो होता है ना, तो इसमें जो आपका जो आपका फास्फेटिक उर्वरक है, मतलब फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3 गुना सब्सिडीज को बढ़ा दिया है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर कभी आपको देखने को मिल जाती है तो आप लोग पहचान लीजिएगा कि एनपीए पे नहीं, आपकी ये जो होती है डीएपी के ऊपर, डीएपी में जो आपका फास्फेट है, ठीक है, फास्फोरस, उसके ऊपर तीन गुना सब्सिडी बढ़ा दी गई है। क्योंकि ये मार्केट में महंगी हो रही थी और किसानों को इसकी जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट ने बोला इसके ऊपर तीन गुना सब्सिडी कौन देगी? भारत सरकार देगी। अब कैबिनेट ने अप्रूव किया है डीप ओशन मिशन। तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि डीप ओशन मिशन क्या है, इसे क्यों लाया गया है, इसके महत्व क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं। ये हमारा ओशन होता है और ये ओशन का जो ये वाला क्षेत्र होता है, इसके ऊपर क्या होता है गाइस, जो भी देश होता है उसकी सरकारों का अधिकार होता है, यानी ये उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन ये जो ओपन सी होता है, ओपन सी में माइनिंग करने का अधिकार कौन देता है? और भारत सरकार में डीप ओशन मिशन किसके अंडर में चलाया गया है? आईएसए क्या है और यूनिक क्लॉज क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और डीसीएम, जो हमारा डीप डीओसी सॉरी जो हमारा डीप ओशन मिशन है, उसके महत्व क्या है। गाइस न्यूज तो छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपके काम आएगी। डीप ओशन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो डीओसी क्या है आपका? डीप ओशन मिशन है, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। इसे भारत सरकार ने क्यों लाया है, अगर हम लोग इस पे बात करें, तो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, किसके ऊपर? ऑन डीप ओशन मिशन के ऊपर, टू एक्सप्लोर डीप ओशन फॉर मिनरल्स रिसोर्सेज। जो हमारे गहरे समुद्रों के अंदर मिनरल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करने की परमिशन मिल गई है। एंड डेवलप डीप सी टेक्नोलॉजीज, और ऐसी टेक्नोलॉजी का हमें विकास करने के लिए परमिशन मिल गई है फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। क्या किया जा सके, जिनका सतत विकास, सतत यूज किया जा सके। जो हमारे ओशन है उनके लिए ऐसी, ओशन के अंदर उपस्थित जो भी मिनरल्स है उनके लिए ऐसी तकनीकी का विकास करना जिसका प्रयोग हम क्या कर सके, सस्टेनेबल कर सके, यानी सतत कर सके। अंडर दिस
maintained submersibles will be developed to carry 3 people to a depth, carry 3 people of deep 6000 meters in the ocean with a suite of scientific scenarios and tools। ठीक है, 6000 किलोमीटर तक की जाना है और क्या करना है, मिनरल्स के ऊपर रिसर्च करना है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए परमिशन कौन देता है, तो इसके लिए एक संस्था है हमारी ISA, जो किसके अंडर में आती है, यूनिक्लॉस के अंदर में आती है। यूनिक्लॉस हमारा कब बना था, 9882 में बना था। ठीक है, 1982 में बना था। इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी, ISA क्या है हमारा, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी। तो ये क्या करती है, देशों को ओपन माइनिंग के टेंडर जारी करती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि क्या करना है, DOM में क्या करना है, डीप ओशन मिशन में क्या करना है, हमें खनिज का उत्खनन करना है, माइन एंड मिनरल्स का, और टेक्नोलॉजी का विकास करना है, समुद्र खनिजों का सतत उपयोग हो सके इसके लिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि डीप ओशन मिशन का ड्यूरेशन क्या है, तो ये 5 साल के लिए है। इसके अंदर शामिल देश कौन कौन से हैं, तो USA, चाइना, रशिया, फ्रांस, जापान, ये सब किसके सदस्य हैं, इसके आपके सदस्य हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि यूज ऑफ दिस मिशन, तो इस मिशन का यूज क्या है, इस मिशन के यूजेस की अगर बात करें तो आर्टिकल में कुछ दिया होता है, कुछ नहीं दिया होता है गाइस, तो इसमें थोड़ा ऐड करना पड़ता है, तो वो आप लोग देख लीजिए क्या क्या है कि इसमें क्या है। माइनिंग को 6000 किलोमीटर तक किया जा सकेगा, तो जो माइनिंग कहाँ तक हो जाएगी, 6000 तक की जा सकेगी। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकेगा, मतलब जो ISA ने अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र में दिया है, जो ISA ने दिया है अधिकार में, उसमें क्या हो सकेगा, वाणिज्यिक माइनिंग की जा सकेगी। ठीक है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकेगा है। ब्लू इकोनॉमिक्स को क्या होगा, प्रायोरिटीज मिलेगी, यानी ब्लू इकोनॉमिक्स को क्या बढ़ावा मिल सकेगा। ब्लू इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट बजट में भी आया था, तो आपको पता होगा इसके बारे में। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इनके, स्ट्रेटेजिक होंगे, रणनीति तैयार की जा सकेगी। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का विकास होगा, यानी जो हमारी इंटरनल इंडिजीनियस होंगी ना, स्वदेशी तकनीकियों का विकास हो सकेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी बनाने का अगर हमें अधिकार मिल गया है, तो हम जाएंगे अपने क्षेत्र, अपने क्लाइमेट और अपने उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकेंगे, वहां पे जाके टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकेंगे। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो हमारा क्या होगा, मतलब रोजगार बढ़ सकेगा। और जो भी जो बायोलॉजी है ना, उसको डेवलपमेंट किया जा सकेगा। जो मरीन बायोलॉजी है, माने जो हमारे जो मिनरल्स, जैविक चीजें हैं, उनका क्या किया जा सकेगा, डेवलपमेंट किया जा सकेगा, रिसर्च क्या किया जा सकेगा, पता लगाया जा सकेगा कि अगर एक शार्क दिख रही है, तो शार्क की प्रजाति अगर 10 हमको पता है, तो हो सकता है 11वीं भी मिल जाए। इसके यूजेस पता किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम इसके अंदर किए जाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वाला न्यूज क्लियर होगा, तो इसको आप लोग देखिएगा, इसके यूजेस के बारे में लिख लीजिएगा, ये मेंस में लिखने के लिए आपको काम आएगा। पीटी में तो बस ये इतना इंपॉर्टेंट है कि डीप ओशन मिशन क्या है, तो किससे संबंधित है, डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, कि वहां की नेवी से है कि या वहां के कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है, या वहां की इकोनॉमिक से है, इन्वायरमेंट से है, या रिसर्च और टेक्नोलॉजी से है, तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन मेंस में लिखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये। इसके बारे में द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द लॉन्ग पेंडिंग डीप ओशन मिशन विच अमंग अदर्स 3 थिंग्स इन्वॉल्व्स डेवलपिंग सब, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, मैंने सब आपको पढ़ा दिया है और समझा भी दिया है। चलिए आगे चलते हैं। डीप ओशन मिशन से वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड कौन स्टार्ट कर रहा है, राजस्थान सरकार कर रही है। ठीक है, कौन कर रहा है, राजस्थान सरकार कर रही है। क्या कर रही है, वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि
हरियाणा सरकार क्या कर रही है, तेलंगाना सरकार क्या कर रही है, एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया है। अभी जैसे कि 75 और 50 साल के पेड़ों के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं। एरिगेशन के लिए कैनल जो था ना, उसके लिए ट्यूबवेल की जो परमिशन खत्म कर दी है, जहां पर कैनाल होंगे आपके हरियाणा में। तो इस तरह की जो चीजें ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया। अभी जैसे एक न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेड़ लगाने के लिए बोला गया है, तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है, वहां पर ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पीटी के लिए आपके हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फैक्चुअल डेटा है, बिल्कुल रट के चलिए, डिटेल में बिल्कुल मत जाइए, कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देने के काम आता है। और वो क्या होगा आपका, राजस्थान सरकार ने क्या करा है, वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड को लॉन्च किया है। क्यों किया है, जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने वेद, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचा सके, उससे लोगों को, बच्चों को पढ़ा सके और क्या कर सके, उनको उनकी संस्कृति से अवेयर कर सके। ठीक है गाइस। एक छोटा सा न्यूज और था जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ। इनलैंड वेसल्स बिल, इसको भी मंजूरी मिल गई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन आपकी नजर में रहे कि अगर इसके ऊपर कोई काम होता है तो आप लोग इसको याद रखें। इनलैंड वेसल्स बिल मतलब जो भी इंटरनल आपकी कैनाल है या रिवर्स है, उनके अंदर नेविगेशन की फैसिलिटी दे दी जाएगी। उसके लिए ये क्या, ये बिल लाया गया है जिससे उसको ऑथेंटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है। अब अगर एक कॉरिडोर की बात कर लें तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाया गया है तमिलनाडु, कितने का है ये बात करते हैं। इस परियोजना में जलवायु परिवर्तन, लचीलापन और सड़क सुरक्षा तत्वों पर जोर देते हुए भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई से कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर सीकेआईसी में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए एशिया विकास बैंक के साथ $184 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, पहली चीज, अगर ये आपका चर्चा में है तो ये बैंक क्या है। पहली चीज तो ये वाला बैंक जो है ना, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स में ये आपका आएगा एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज्यादा फंड लिया गया है, और अब देखिए दोबारा एग्रीमेंट फिर से किया जा रहा है इसके साथ $184 पर। ठीक है। लोन पर क्या हुआ है, समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है, प्रोजेक्ट एम्फेसाइज सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज, यानी क्या, परियोजना किसके लिए है, स्थिरता के लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए है, परिवर्तन और लचीलापन के लिए, एंड रोड सेफ्टी, और रोड सेफ्टी के लिए। इससे क्या हो सकेगा कि इसमें एक्चुअली 3 फेज काम कर रहे हैं गाइस। चेन्नई से कन्याकुमारी कॉरिडोर है, ठीक है, तो इसमें और कई सारे कॉरिडोर है, अभी हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये किस लिए है, कनेक्ट्स, ये वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु एंड कनेक्ट्स इंडिया टू द प्रोडक्शन नेटवर्क्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो आपका ये साउथ ईस्ट और पूरा ये ईस्ट एशिया क्या करेगा, ये इसको कवर करेगा। तो चलिए देखते हैं। और कोई भी कॉरिडोर का अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो आप लोग ये याद रखिएगा कि उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, और उसका डेवलपमेंट एस्पेक्ट क्या है। क्योंकि कोई भी कॉरिडोर तभी बनाया जाएगा जब वो हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देगा। तो अब आप लोग देखिए इसको कि ये किस तरह से है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 3 पार्ट में होगा आपका, लिख लीजिएगा ध्यान से, मैपिंग करके बताते चलते हैं कि हमेशा मैपिंग करते चलिए आप लोग। देखिए ये होगा ना, ये देखिए ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड बेस सुटेटेड टू इंडियन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये किसके अंडर में है, इंडिया की, जो भारत की है पूरब की ओर देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत टाइम से चल रही है। ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ ईस्ट है, और ये साउथ एशिया है। जो इसमें क्या है, ये देखिए ईसीईसी, बीसीआईसी है आपका। ठीक है, चलिए अब इससे बात करते हैं। तीनों आप लोग लिख लीजिएगा, ये 3 है। इसमें आपका है वीसीआईसी,
तो आपका जो VCIC है ना, ये विशाखापट्टनम से चेन्नई है, तो एक आपका कहाँ से चलेगा, विशाखापट्टनम से चेन्नई चलेगा, तो विशाखापट्टनम से चेन्नई जाएगा। फिर दूसरा कहाँ आपका आएगा, CKIC, यानी चेन्नई से कन्याकुमारी, चेन्नई से कन्याकुमारी। एक विशाखापट्टनम से कहाँ जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, दूसरा चेन्नई से कहाँ जा रहा है, कन्याकुमारी जा रहा है, और तीसरा आपका है विशाखापट्टनम से कोलकाता, तो ये आपका कोलकाता पहुंच जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये पूरा ऐसे करके ये पूरा यहाँ तक ले जाने की योजना है। तो ये क्या है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसे क्या बोला जाएगा, उड़ीसा यहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, तो ये इसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग इसकी बात करें, अच्छा चेन्नई से कन्याकुमारी, तो चेन्नई से कन्याकुमारी ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, और विशाखापट्टनम से चेन्नई। ठीक है, तो कन्याकुमारी से इसको शुरू करेंगे, विशाखापट्टनम जाएंगे, सॉरी चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से कहाँ जाएंगे हम लोग, विशाखापट्टनम जाएंगे, और फिर वहां से कहाँ जाएंगे, कोलकाता जाएंगे। समझ रहे हैं, ये पूरा पॉलिसी है इनका, समझ लीजिए फिर से एक बार। ईस्ट एक्ट पॉलिसी किसकी है, इंडियन गवर्नमेंट की है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर 3 योजनाएं वर्क कर रही हैं, एक आपकी ये कन्याकुमारी से चल रही है, कन्याकुमारी से क्या है, कन्याकुमारी से चेन्नई। ठीक है, कन्याकुमारी से चेन्नई जाएगी, फिर चेन्नई से विशाखापट्टनम जाएगी, फिर विशाखापट्टनम से आपकी कोलकाता जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये इतना आपका प्रोजेक्ट है जिसमें क्या किया जाएगा, इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट होगा आपका। ठीक है गाइस, चलिए आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी न्यूज और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जलगांव, इसको मैंने मेंशन नहीं किया है, लिख लीजिएगा। जलगांव बनाना, ये जो जलगांव बनाना है ना आपका, इसको दुबई से इसको दुबई में ले जाकर बेचा जा रहा है। ये कहाँ का है आपका, यह महाराष्ट्र का है। जलगांव बनाना, ठीक है, माने केला, जलगांव का जो केला है, सॉरी ये कहाँ पे पड़ता है, ये महाराष्ट्र का है, और कहाँ ले जाके बेचा जा रहा है, दुबई लेके बेचा जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये बनेगा कि जलगांव बनाना हाल ही में चर्चा में था, इसको GI टैग मिला हुआ है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। दूसरी न्यूज है आपकी कि सोलर पावर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने श्रीलंका को $100 मिलियन लोन दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज नहीं है ये आपके लिए, बस ये याद रखिएगा कि हाल ही में अगर पूछ ले कि एक्सिम बैंक ने किसको लोन दिया है, एक्सिम बैंक ने, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने किसको लोन दिया है, तो ये दिया है आपके ये वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने किसको दिया है, तो श्रीलंका को दिया है। बस छोटी सी न्यूज है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। अमित शाह लॉन्च हेल्पलाइन फॉर साइबर फ्रंट। अच्छा, ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, तो इस समय साइबर फ्रॉड के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, ये नंबर आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि इसमें क्या है गाइस कि ये हेल्पफुल नंबर है। अगर किसी को किसी तरह से साइबर से प्रॉब्लम होती है, जैसे पैसे निकल जाते हैं, फेक न्यूज कॉल्स आती हैं आपके पास, तो ये बस उसके लिए लाया गया है। तो ये याद रखिएगा कि देश में वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए शिकायत इसमें क्या की जा सकती है, कंप्लेन की जा सकती है। तो ये किस लिए लाया गया है, वित्तीय वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ये दे देगा और कह देगा कि ये कोई वायरस का नाम है, या ये किसी उसका आपका सबमरीन है या क्या है, तो ये आपका क्या है, लॉन्च नंबर है। किसने किया है, होम मिनिस्ट्री ने किया है। किस लिए किया है, जिससे जो आपका वित्तीय फ्रॉड है उसको रोका जा सके। चलिए हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के लिए डाटा कौन जारी करता है, ये देख लीजिए।
हायर एजुकेशन के लिए अगर डाटा की बात करें तो इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा गाइस। ऑल इंडिया सर्वे होता है हमारा हायर एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। आया हुआ है ये IASHE 2019 से 20 का, ये हमारी रिपोर्ट आई हुई है, ये हर साल आती है गाइस। इसमें जो चेंजेस हुआ है, मे बी पॉसिबिलिटीज में IAS में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, आपसे खाली यही पूछ ले कि ये क्या है, तो ये क्या है, ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन रिपोर्ट है आपकी। इसमें ये बताया गया है कि 11%, ये डेटा PCS में भी पूछ सकता है, 11% जो इनरोलमेंट है आपका, ये गाइस बढ़ गया है हायर एजुकेशन में। मतलब क्या हुआ है, 11% इनरोलमेंट बढ़ गया है। उसमें भी फीमेल जो है ना आपकी, उसमें भी फीमेल इनरोलमेंट यानी गर्ल्स का इनरोलमेंट बढ़ा है। हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा यूपी तमिलनाडु है, तो अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यूपी है हमारा, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11% इनरोलमेंट बढ़ा है, किसके अकॉर्डिंग, ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग। उसमें भी यूपी में सबसे ज्यादा इनरोलमेंट बढ़ा है, वो भी फीमेल्स में बढ़ा है। क्रॉस इनरोलमेंट रेट की अगर बात करें तो वो ओवरऑल कितना हो गया है, 27.1%। गाइस ये डेटा लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किनको शामिल किया जाता है, एज देख लीजिए तो 18 से 29 साल के बच्चों को इसमें काउंट, मतलब एडल्ट है ये, इनको काउंट किया जाता है। जो आपका ग्रॉस निकलता है, सकल नामांकन दर, सकल नामांकन दर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, ये कितना हो गया है आपका, ये हो गया है आपका, ठीक है, 27.1। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे ऊपर हमारा यूपी है, इसमें यहाँ पर भी इनरोलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें जेंडर जो इंडेक्स है वो बढ़ गया है, मतलब जो हम लोग देखते हैं ना गर्ल्स और बॉयज में जो एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, या जो अनइक्वालिटी देखने को मिलती है बॉयज और गर्ल्स में, तो ये भी इसमें देखने को कम मिली है। और ये आपका जो है ना 2.03% PhD होल्डर आपके बढ़ गए हैं, मतलब अब PhD लोग ज्यादा करने लगे हैं। इन्होंने एक रेशियो निकाल के दिया है कि जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स कितना है आपका, पेरियोरिटी इंडेक्स कितना बताया इन्होंने, हायर एजुकेशन में 0.1%, ये डेटा लिख लीजिएगा। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना हो गया है आपका, 24.3% था 18-19 में, 24.3% था कितना आपका 18 से 19 में, ठीक है, 18 से 19 में। लेकिन अब ये भी बढ़ गया है, 19 से 20 में कितना हो गया है आपका, अगर 19 से 20 की बात करें, 2019 से 20 की, तो ये कितना हो गया है, ये आपका हो गया है 27.3%, ठीक है, 27.1% ये हो गया है आपका। और ठीक है, बस इतनी सी न्यूज चीज को याद रखिएगा। एक चीज और बताया गया है कि इसमें जो जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी है वो देखी गई है। तो अगर हम लोग बात करें कि जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी मतलब क्षेत्र विस्तार जो है हमारा, यह क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, ठीक है, तो वहां पर एजुकेशन की स्थिति क्या है। तो जैसे बिहार की सबसे कम है, बिहार में 14% देखी गई है, वहीं दिल्ली में सरकारी स्कूल 50% है। तो आपको पता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूलों के ऊपर कितना ज्यादा काम किया है, ठीक है। एक रेशियो इन्होंने और दिया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक टीचर 26 स्टूडेंट्स पे, बहुत ही फेक न्यूज लगती है, लेकिन हाँ ठीक है, रिपोर्ट आई है तो उसको आप लोग
देखते चलिए, ठीक है। सतत की बात करें कि सतत क्या है। अच्छा, सतत मैंने मेंशन नहीं किया है, सतत भी आप लोग देख लीजिए कि क्या है। अगर सतत की बात करें, सतत सतत मिशन किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है। सतत मिशन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है गाइस। ये क्या करना है? जो आपका पेट्रोल डीजल है उसको क्या करना है? सस्ता करना है और सुरक्षित रखना है। तो हमें ऐसे विकल्प बनाने चाहिए या ऐसे विकल्प हमें खोजने चाहिए जिससे क्या हो सके, चीपेस्ट रेट पे हमें सुरक्षित ईंधन प्राप्त हो सके, कंजर्व किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? सीबीजी को। सीबीजी हमारा क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस। इसके बारे में सबने सुना होगा, कंप्रेस बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस, ठीक है गाइस। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बस इतने ही याद रखिए सतत के बारे में कि सतत क्या है। तो सतत आपका है, सतत स्कीम्स एम्स टू सेट अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स एंड मेक्स जीबीजी। सीबीजी मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस अवेलेबल इन द मार्केट फॉर यूज आ ग्रीन फ्यूल, मतलब ग्रीन फ्यूल के लिए इसको यूज किया जा सके। ग्रीन फ्यूल क्यों? मतलब अभी थोड़े दिन हम लोगों ने पहले कभी एक न्यूज डिस्कस की थी, तो वहां पर देखा था कि क्या होगा कि आपको ग्रीन एनर्जी दी जाएगी जिसके लिए अलग से कुछ चार्ज किया जाएगा। अगर बात करें लॉन्च इन 2018, तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। सतत इन्वेंशन टारगेटिंग प्रोडक्शन ऑफ 15 MMT ऑफ CBG फ्रॉम 5000 प्लांट्स बाई 2023। तो इसके कितने प्लांट लगाने? 5000। कब तक लगाने हैं? 2023 तक, ठीक है, 23 तक लगाना है। बूस्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फ्यूल। अब मोस्ट अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फ्यूल की बात कर रहे हैं कि मतलब हमें एक अफोर्डेबल फ्यूल किसके लिए चाहिए? ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। लिख लीजिएगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए अफोर्डेबल फ्यूल मिल सकेगा। बेटर द यूज ऑफ एग्रीकल्चर, रिड्यूस कैटल डग एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो क्या किया जाएगा कि इनका भी यूज किया जा सकेगा एग्रीकल्चर में। रिड्यूस क्या कर सकेंगे? कैटल डग। कैटल डग क्या होता है? आपके जो कंडे वगैरह होते हैं जो डग से बनते हैं वो, और सॉलिड वेस्ट को, ठीक है। जो म्यूनिसिपल पार्ट जो होती है आपकी नगर निगम, वहां से जो वेस्ट निकलता है उन सबको क्या किया जा सकेगा? रिड्यूस किया जाएगा। क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती? मीथेन निकलती है। मीथेन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो प्रोवाइड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.75 लाख करोड़। फंड कितना है इसका? 1.75 करोड़, सॉरी, लाख का फंड है ये। लाख करोड़ का फंड है। प्रोवाइड एन एडिशनल रेवेन्यू सोर्स टू फार्मर्स एंड इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इससे क्या होगा? फार्मर को क्या मिलेगी? इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, और जॉब क्रिएशन होगा। फार्मर को रिसोर्स मिलेंगे, मतलब उसको अभी क्या करना पड़ता है? अभी उसे पेट्रोल डीजल यूज करना पड़ता है, अपने ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए डीजल की जरूरत होती है। लेकिन अगर एफोर्डेबल हमें ग्रीन फ्यूल मिलेगा तो फिर वो उसको यूज करेगा, जो उसे सस्ता भी पड़ेगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एजेंसी शामिल है देख लीजिए। एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन ऑयल एंड गैस मेजर्स इंक्लूड इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, गेल एंड IGL फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टॉवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट स्कीम। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? सस्टेनेबल, पहले चीज तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ये कौन कौन से इसमें, ऑब्वियसली जो आपका जब ये तेल का काम है तो तेल की जो कंपनियां हैं वही इसमें शामिल होंगी। जैसे आपका इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है, HPCL हो गए, BPCL हो गए, गेल हो गया, ठीक है।
IGL हो गए, ये सब कंपनी क्या है? इंडियन गैस लिमिटेड हो गई, गेल हो गई, ये सब आपकी तेल से रिलेटेड कंपनीज हैं। अब आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ये सब तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बस मैंने जो कुछ डिस्क्रिप्शन किया है कि ये जॉब क्रिएट करेगा, फार्मर्स को जो चीपेस्ट ग्रीन अफोर्डेबल फ्यूल मिलेगा वो इंपॉर्टेंट था। इसका फुल फॉर्म क्या है? सतत का, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, अल्टरनेटिव टावर्ड्स, सॉरी टूवर्ड्स, अफोर्डेबल मतलब जो पहुंच में हो आपकी, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है स्कीम। तो ये क्या है आपकी? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट स्कीम। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्यों लाई जा रही है। इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप होगा मार्केटिंग और इंटायर प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है गाइस, चलिए आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली ये हम ना इसमें आर्टिकल लिखना भूल गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सीधे पूछ सकता है सतत क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इसके यूज क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं। अब हम लोग देवका प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं कि देवका रिवर नेशनल प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर, सिंबल ऑफ द हार्मोनी एंड द यूनिटी। इसका डायग्राम मैंने लिया था, शायद ये आया नहीं है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में है आपका देवका रिवर। तो मानसर झील विकास योजना, जो आपकी मानसर झील विकास योजना है, तो द रिवर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर इज बीइंग, ये किसके अंडर में है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है ये नमामि गंगे के अंदर आता है। फिर से समझाने के लिए हम लोग एक खाली स्लाइड ले लेते हैं। नमामि गंगे के नाम सुने होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ना दो मतलब दो स्कीम है, एक नमामि गंगे स्कीम है और दूसरी NRCP नेशनल रिवर आपकी है। ठीक है, दो हैं आपकी, एक नेशनल रिवर कंसंट्रेशन प्लान, नेशनल रिवर कंसंट्रेशन प्लान, ठीक है, और एक है आपकी नमामि गंगे। तो ये दो हैं। देखिए गंगा और गंगा से जुड़ी नदियों की सफाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा है और देश की अन्य जो नदियां हैं ना उनकी सफाई इसके अंदर की जा रही है। तो नेशनल रिवर कंसंट्रेशन प्लान के अंदर किया जा रहा है। तो अन्य देश की नदियां हैं जैसे देवका भी इसके तहत शामिल है। ठीक है, इसके तहत कौन सी शामिल है? देविका रिवर शामिल है। तो मानसर झील विकास योजना जो है उदयपुर जिला है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जब हम लोग ऐसे करके मैप बनाते हैं JNK का, तो यहाँ साइड में एक उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले में क्या होता है? नमामि गंगे और NCRP दो परियोजनाएं देश में नदियों की सफाई के लिए काम कर रही है। मानसर झील योजना विकास जो है, मानसर झील विकास योजना, ये भी क्या है? झील योजना का उद्घाटन किया गया था। मानसर झील परियोजना भी यहीं पर है, देवका की भी यहीं पर है आपकी। देवका वाली की आप लोग वो लिख लीजिए, इसकी हील कौन सी है, मतलब ये किन पहाड़ियों पर है? सुधा महादेव टेम्पल इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द देवका रिवर और ऑरिजिनेटेड। तो ये देवका रिवर कहाँ से निकलती? पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही देवका रिवर कहाँ लोकेटेड है, तो वो है आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ना देकर अगर उदयपुर दे देता है तो वहां पे देख लीजिएगा। ये तो उसका, और अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ सकता है कि सुधा महादेव हिल्स कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, या देवका रिवर किस हिल से निकलती है, तो आपकी सुधा महादेव टेम्पल, सॉरी सुधा महादेव हिल से निकलती है, जो आपकी कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है।
इट फ्लो डाउन टूवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब, ये कहाँ पश्चिम वो पंजाब में बहती है। नाउ इन द पाकिस्तान, वो कहाँ पर है अभी आपका पाकिस्तान में। वेयर इट्स मर्जेस विद द रावी रिवर, और ये कहाँ पे मर्ज हो जाती है, जो यहाँ से निकलने वाली रावी रिवर होती है। मैप हम लोगों ने कई कई बार उसका देखा है, मुझे नहीं लगता जैसे कि ये सब नदियां हैं सिंधु की सहायक नदी, तो उसी में ये जाकर जो रावी रिवर है उसी में देवका क्या होती है, जाके मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो द देवका रिवर होल्ड्स ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस रिवर्स्ड बाय हिंदू एज द सिस्टर्स ऑफ द रिवर गंगा। तो ये क्या कहलाती है, रिलीजियस रिवर है और गंगा की सिस्टर या गंगा की मदर सिस्टर, सॉरी मदर गंगा कहलाती है। मानस का उल्लेख भारत, ये जो आपकी मानसर झील है ना, तो मानसर झील का उल्लेख किसमें मिलता है, आपका महाभारत में मिलता है। वही आपकी देवका क्या होती है। देखिए ये दो योजनाएं हैं, याद रखिएगा, ये भी वहीं पे मानसर और देवका, ये दो हैं, ये दोनों वहीं पर आपकी कहाँ है, और इसकी सफाई का काम किया जा रहा है। तो इसे याद रखिएगा कि पहले योजना आई थी मानसर झील को साफ करने की, दोबारा लाई गई है, देवका का उद्घाटन किया गया। देवका क्या है, जो आपके सुधा महादेव टेम्पल है वहां से झील से निकलती है, कहाँ मिलती है हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद किधर बहती है वो देखा है, पंजाब के वेस्ट में बहती है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट है। तो ये दो हैं योजनाएं, मानसर झील और आपकी देविका। ठीक है, और भारत में उसकी नदियों की सफाई के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, दो योजनाएं चल रही हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मानसर झील विकास योजना क्या है। मानसर झील विकास योजना 70 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पूरी हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और देविका वाली क्या है, इसका उद्घाटन किया गया, ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया है इस रिवर का। ये कहाँ मिल जाती है जाके, ये रावी की सहायक नदी है और उसी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई है हम लोगों की, अब आगे चलते हैं। तो ये क्या है, अंडर द सेंट्रल लिंक फंड शायद इतना फंड दिया गया है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी के तहत देवका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। बाथिंग घाट से यहाँ पर प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ द देवका रिवर विल बी द डेवलप। तो जो देवका जो है ये इसका घाट, उसको डेवलप किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, देख लीजिए कि इसको क्या प्राकृतिक जल निकाय को बहाल किया जाएगा और जल ग्रहण क्षेत्र समसान भूमि के साथ विकसित किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर नदी पर प्रदूषण में कमी और पानी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, देवका परियोजना को औपचारिक रूप से प्रधानता दी गई है और उसको साफ करने का काम चल रहा है। कहाँ पर है ये याद रखिएगा, किसकी सहायक नदी है ये याद रखिएगा, मर्जन इसमें किसका हो रहा है, रावी नदी में ये जाके मर्ज हो जा रही है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं पेंसिल पोर्टल की। आई थिंक कि पेंसिल पोर्टल मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो भी आप लोग देख लीजिए। पेंसिल पोर्टल लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है वो। एक्चुअली कुछ ऐसी न्यूज होती है ना, अगर जो छूट ही जाती है, चाहे जितना करो ना, बहुत ज्यादा पीपीटी हो जाता है, फिर वीडियो बड़ा बनाना है। चलिए ठीक है। अब आपकी देविका हो गई है। युवा स्कीम देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है, कौन सी है, पेंसिल पोर्टल। याद रखिएगा पेंसिल पोर्टल किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये काम करती है, चाइल्ड लेबर को कम करना है। ठीक है, जो हमारे चाइल्ड लेबर है उसको कम करना है। तो द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड लेबर कैन बी रिपोर्टेड बाय सिटीजंस ऑफ पेंसिल पोर्टल और बाय कॉलिंग ऑन चिल्ड्रन नंबर। वो इसका नंबर क्या है, कॉलिंग नंबर क्या है इसका, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है 981098। अगर आप कहीं पे भी देखते हैं तो उनको फोन करके बता सकते हैं। और ये है कि पेंसिल पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है ये देख लीजिए। बस एक इसके साथ क्वेश्चन बन चुका है, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप लोग अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं तो एज पर नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए बस। प्लेटफॉर्म फॉर
effective enforcement for no child labor पोर्टल। ठीक है, तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर है, ये उसका फुल फॉर्म है। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नंबर चाइल्ड लेबर, नो लेबर चाइल्ड, मतलब कोई भी बच्चा नहीं होगा, वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू रिहेबिलिटेड चाइल्ड लेबर इन द कंट्री। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज और है हमारी, युवा। युवा भी मैंने मेंशन नहीं किया है, इसमें बहुत ज्यादा स्लाइड हो रही थी गाइस, पढ़ लीजिए आप लोग। युवा की अगर बात करें तो युवा स्कीम क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथॉरिटी युवा स्कीम। ठीक है, यंग अपकमिंग एंड, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल स्कीम। ठीक है, ये है, ये क्या है आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम है टू ट्रेन यंग ऑथर्स। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे यंग ऑथर्स हैं, ठीक है, जो युवा लेखक हैं जो 30 साल तक के हैं, उनको क्या देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। द स्कीम इज एमिड एट ट्रेनिंग 75 एस्पायरिंग राइटर्स, जो मतलब 75 ऐसे, जैसे कि जिज्ञासा थी, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे थे, कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर रहे थे, वैसे ये 30 साल के 75 एस्पायरिंग राइटर्स को सेलेक्ट करेंगे, जो 30 साल से कम के होंगे या 30 साल तक होंगे, हु आर रेडी टू प्रोजेक्ट इंडिया एंड द कल्चर एंड द लिटरेसी ग्लोबली, जो भारत के कल्चर में कंट्रीब्यूट करेगा और उसको क्या करेगा, ग्लोबली एक महत्व दिलाने का काम करेगा। तो अ कंसोलेटेड स्कॉलरशिप और 50,000 पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो इसमें क्या किया जाएगा, 50,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये स्कीम थी युवा, देखिएगा सही स्कीम है, कहीं देखने को मिल जाए तो, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, वर्सेटाइलाइज ऑथर। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये सब द हिंदू में आती है न्यूज आपकी, या बिजनेस स्टैंड में आती है, ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाता है, इसीलिए आप लोगों का वीडियो भी बहुत लेट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं देपा की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। ये कुछ नहीं है, अभी आप लोगों ने देखा था कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जब ये इसका कोविड का सिस्टम हुआ था, तो उनको क्या एक थेरेपी दी गई थी, ये वही थेरेपी है गाइस। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो इसमें पहले से ही वैक्सीन के रूप में, मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जब आपको कोरोना, मतलब आप पूरे सीरियस केस में होंगे तब नहीं, जब आपको हल्का फुल्का सिम्टम्स होंगे, जब बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स होंगे स्टार्टिंग दौर में, तब क्या किया जाएगा, ये आपको इंजेक्ट करवा दिया जाएगा। जो ये जो वायरस होते हैं ना, इनके जो स्पाइक्स हैं वो इनको कवर कर लेगा और कोरोना होने नहीं देगा। लेकिन जब ये स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि 10 दिन हो गए कोविड के और उसके बाद ये, नहीं नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर, जब नॉन सीरियस केस के मैटर में होगा व्यक्ति, उसी समय पे ये दिया जाएगा। बस ये याद रखिएगा ये क्या है, तो ये कोरोना के लिए यूज होने वाली थेरेपी है। कोविड-19 के सिस्टम जब स्टार्टिंग में होंगे, जो बॉडी के अंदर स्टार्टिंग में ही एंटीबॉडी बना के दे दी जाएगी, जिससे आपकी बॉडी में अंदर से, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक मेडिसिन ये दी गई है, ठीक है, तो ये कब काम करेगी, ये टैबलेट आपको जो दी गई है आप इसे खाएंगे, फिर ये आपकी बॉडी है और इस बॉडी में ये क्या करेगी, एंटीबॉडी क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि इसको जो पहले से टैबलेट दे दी जाएगी, इसमें ये होगा कि आपको ना डायरेक्ट जो है एंटीबॉडी दे दी जाएगी। एंटीबॉडी डायरेक्ट देने से आपका ये होगा
कि जो 1 वीक या 10 डेज लगते हैं तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो केस थोड़ा सीरियस होता है। मान लीजिए कि कोई 2 दिन का कोविड-19 पेशेंट है, उसको मतलब 30% तक उसके रिकवरी के चांस है, 40% तक रिकवरी के चांस है, लेकिन उसको एंटीबॉडी तुरंत बने तब। अगर विद इन 24 आवर्स उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है तो उसकी रिकवरी के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब ये क्या है, अगर हमने टैबलेट दे दी है तो वो तो 7 डेज में अपना काम शुरू करेगी, 10 डेज में करेगी, या बहुत अच्छी इम्यूनिटी है तो 5 दिन में करेगी, क्योंकि ये तो नेचुरल फॉर्म हो रही है ना। तो इसको नेचुरली फॉर्म नहीं करना, ये नेचुरल डेवलप नहीं होगी। हम एंटीबॉडी बाहर से ही इंसल्ट करवा देंगे, स्टार्टिंग के डेज में ही होगा। वेंटिलेटर पर लेटे हुए इंसान के लिए ये थेरेपी काम नहीं करेगी, ठीक है। स्टार्टिंग के डेज में अगर पता चल जाता है तो इसके स्पाइक्स को क्या किया जाएगा, कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडी बाहर से ही दे दी जाएगी, जिससे क्या होगा, मरीज को बचाया जा सकेगा। छोटी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड है आपकी, इसीलिए वीडियो लंबे होते हैं। आपसे बताया है कि साइंस और ये सब चीजें जो क्या है आपके लिए हर तरह से आप तक लाने का प्रयास है, इसी वजह से ये जो है बड़े बड़े हो रहे हैं। अब हम लोग HT BT कॉटन की बात करें तो देखिए, BT कॉटन के बारे में तो सब जानते होंगे कि व्हाट इज अ BT कॉटन। BT कॉटन के लिए तो सबको पता होगा कि ये क्या है, आपके हाइब्रिड्स वाले होते हैं, इनसे क्या किया जाता है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, समझने के लिए जरूरी है, बाकी तो PDF आप लोगों को मिल ही जाता है। हाइब्रिड टॉलरेंट BT कॉटन की अगर बात करें तो ये है क्या, हाइब्रिड टॉलरेंट BT कॉटन, ठीक है। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, अब ये जान लीजिए कि ये क्या है। सर्जन इन लीगल HT BT कॉटन अक्रेंज वरिंग सीड इंडस्ट्री। एक्चुअली देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि ये होता क्या है। तो ये जो हमारे प्लांट होते हैं BT कॉटन के, मतलब जो कॉटन के प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें एक कीड़ा लगता है। इस कीड़े का नाम लिख लीजिए, व्हाइट बॉल वार्म, ठीक है। ये व्हाइट बॉल वार्म किसमें लगता है, कॉटन के पौधे में लगता है। तो कपास का पौधा जब बड़ा होगा तो उसमें जो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि ये जीन वाला पौधा है, तो वो क्या करेगा, इस कीड़े को खा लेगा। अब ये BT कॉटन क्या है, आपका हाइब्रिड वाला पौधा है। ये पौधा है मान लीजिए एक, ठीक है, कॉटन का। ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड मतलब है कि इसके अंदर जीन है। जीन होने की वजह से जब ये BT बॉलवॉर्म इसमें लगेगा, व्हाइट बॉलवॉर्म जब इसमें लगेगा, तो ये जीन क्या करेगा, ये प्रोटीन इसको खा जाएगा, यानी हमारा ये क्या हो गया, पौधा जो हमारा सेफ हो गया। बट इसके बाद का जो खरपतवार लग जाता है ना इधर उधर पेड़ के, देखे होंगे आप लोग, खरपतवार क्या होता है, जो अगल बगल में अननेसेसरी पेड़ जम जाते हैं और वो ऑटोमेटिक जम जाते हैं, जिन्हें नेचुरल प्लांट बोलते हैं। हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन की बात की थी, किसमें की थी, ज्योग्राफी की क्लासेस में। तो अब ये यहाँ पे घास वास पौधे वौधे उग गए हैं, ठीक है। अब ये कॉटन के पेड़ लगे हुए हैं और ये बीच बीच में खरपतवार निकल है। अब इनके ऊपर अगर फर्टिलाइजर डाला जाता है ना, तो ये हमारा पौधा भी खराब हो जाता है। हमने पहले हाइब्रिड कॉटन यूज किया था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि हमारा पौधा तो बच गया, उसे कीड़ा नहीं खा पाया, क्योंकि इसके प्रोटीन ने कीड़े को खा लिया, ठीक है। लेकिन जो खरपतवार लगी अगल बगल, तो इसके ऊपर जब दवाइयां डाली जाती हैं पौधे को बचाने के लिए, तो क्या होता है गाइस, ये पौधा खराब होने लगता है। जब ये पौधा खराब होने लगता है तो ऑब्वियसली हमारी फसल खराब होने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए अब कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया है हाइब्रिड टॉलरेंट BT कॉटन। तो ये जो आपका है ना हाइब्रिड टॉलरेंट BT कॉटन, ये BT कॉटन, अब इसका ये है कि भारत में पहली चीज तो ये प्रयोग में नहीं है, इनलीगल तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारत का मानना है कि ये क्या है,
कैंसर जनित रोगों को बढ़ाता है, लेकिन WHO ने बोला है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये WHO मानता है कि ये सही है, लेकिन भारत इसको सही नहीं मानता है, ठीक है। इसीलिए भारत में ये प्रतिबंधित है। लेकिन भारत में इसका यूज इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि अगर हम लोग हाइब्रिड टॉलरेंट बीटी कॉटन का प्रयोग करते हैं, तो अगर हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो उससे कपास का पौधा खराब नहीं होता है। फर्टिलाइजर यूज करने पर, हम जो केमिकल यूज करते हैं, जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, अगल बगल के इस खरपतवार को खत्म करने के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड, तो अगर हम लोग ये वाला ब्रांड इसका यूज करते हैं ना, हाइब्रिड टॉलरेंट बीटी कॉटन को, तो इसका पौधा खराब नहीं होता। लेकिन भारत में ये इनलीगल है, क्योंकि भारत बोलता है कि इससे क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो भारत में ये इनलीगल तरीके से इसकी मार्केटिंग होती है, और इसने बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में कवर कर ली है। अभी कुछ टाइम पहले भी ये क्या था, चर्चा में था। तो याद रखिएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका परिणाम क्या होंगे, और ये भारत में लीगल है कि नहीं है। इसके बीज भारत में बंगाल, असम, यहाँ सबसे ला कर बेच दिए जाते हैं नेपाल से, लेकिन और भारत में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया भी जा रहा है। यहाँ के किसानों को फायदा होता है कि पेस्टिसाइड डाल देते हैं तो कीड़ा तो मरता ही मरता है, क्योंकि बीटी कॉटन है। हाइब्रिड बीटी कॉटन यूज करने का मतलब है कि खरपतवार का असर भी नहीं पड़ता है, तो उनके लिए ये क्या होता है, फायदे का सौदा होता है, इसलिए वो इसको ज्यादातर यूज करते हैं। चलिए छोटी सी न्यूज और कवर कर लेते हैं कि शुगर के मामले में यूपी आपके फर्स्ट पर है और महाराष्ट्र आपके सेकंड पर है। याद रखिएगा, यही चलता है, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 का चलता है गाइस। तो अब यही आगे पीछे होते रहते हैं। तो अब के अगर पूछ ले 2000 ये वाला आपका 20 वाला, 21-20 वाला, तो ये क्या है आपका, शुगर में कौन फर्स्ट पर है, आपका यूपी, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। पैनल टू मॉनिटर एनिमल्स ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो गाइस ये बहुत ही सुनने में अच्छी बात नहीं है। जू का नाम लिख लीजिए फट से, कि जू का नाम क्या है। ये आपके जू का नाम है। वंदलूर, वंदलूर जू की बात कर ली जाए कि ये कहाँ पर है, तो वंदलूर जू आपका है तमिलनाडु में। किस लिए चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे 9 शेरों की, मतलब 9 लॉयंस की डेथ हो गई है। किस लिए हो गई है, कोविड-19 से, ठीक है। अब इसमें एक बात और जोड़ लीजिएगा कि श्रीलंका में भी ऐसा हो रहा है। श्रीलंका जानते हैं आप लोग, हमारा पड़ोसी देश। अगर भारत की बात ये करें, जो लोग लोकेशन नहीं जानते, ये हमारा श्रीलंका है। तो यहाँ पे क्या है, और कर्नाटक हमारा कहाँ पे लगता है, सॉरी तमिलनाडु का क्षेत्र हमारा ये लगता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का वंदलूरो जो जू है, ठीक है, वंदलूरो जू में क्या हो गया, शेरों की हत्या हो गई है। और श्रीलंका में भी ये चीजें देखी गई है। यहाँ पर भी जो है एनिमल्स में, यहाँ पे जो लॉयन में कोविड-19 के केस पाए जा रहे हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा चिंता में है। और ये इनका मानना है कि श्रीलंका जो है भारत से मदद चाहता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उनमें कोविड-19 ना फैले, उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, और इसके लिए श्रीलंका की मदद करे भारत, ठीक है। तो श्रीलंका ने क्या किया है, भारत से हेल्प मांगी है। किस लिए मांगी है, कि ये जो कोविड-19 वाइल्ड लाइफ में हो रहा है, इसको रोका जा सके। भारत सरकार ने कर्नाटक में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। पूरी ये कहानी थी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जू कहाँ पर है, और ये हाल ही में जो शेर के केस देखे गए वो कहाँ देखे गए। तो डायरेक्ट जू का नाम भी पूछ सकता है और पर्टिकुलर स्टेट्स का नाम भी पूछ सकता है। तो बस वही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट एंड द चाइना फैक्ट्स। अगर इसकी बात करें, ये देखिए, सबसे पहली बात
कि भारत का व्यापार अभी कहाँ से होता है, भारत की जो व्यापार है वो कहाँ से होता है। अब अगर हम लोग समुद्र सेतु प्रोजेक्ट की बात करें तो ये क्या है गाइस, देखिए अभी तक जो हमारे वहाँ भारत का व्यापार होता है उसकी अगर लोकेशन आप लोग देखेंगे तो वो आपका होता है, अगर ये वाला आप डायग्राम देखें तो ये भारत की स्थिति है, ये श्रीलंका है। कुछ सही नहीं लग रहा है, फिर से बनाते हैं। ये देखिए ये भारत की स्थिति है, ये आपका श्रीलंका है। जो व्यापार अभी होता है वो ऐसे नीचे से होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये व्यापार यहाँ से होता है। ये बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत ही ज्यादा खर्चीला है, और इसके ऊपर ना एक्सपेंस तो ज्यादा होता है, टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा व्यापार में घाटा होता है इससे। जो काम हमारा 2-3-4 दिन में हो सकता है वो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin urging the Prime Minister Narendra Modi to revival the stalled, ये जो आपका समुद्र समुद्रम प्रोजेक्ट है, समुद्र समुद्रम प्रोजेक्ट पुट द सेंटर इन द टाइड स्पॉट। तो ये चाहते हैं, ये जब नरेंद्र मोदी जी से मिले तो ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को क्या किया जाए, कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रहती है, साइलेंस रहती है। तो अब ये है कि ये चाहते हैं कि जो मन्नार की खाड़ी पाक स्टेट है ना, यहाँ से एक रास्ता बना लिया जाए इससे। यहाँ पे जो बहुत ज्यादा, यहाँ पे जो ये राम सेतु बना हुआ है, यहाँ पे शायद आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे राम सेतु बना हुआ है। और राम सेतु क्या है, आपका धार्मिक मुद्दा है। और आप लोग जानते हैं कि जब भी धार्मिक मुद्दे होते हैं तो सरकारें क्या हो जाती हैं, साइलेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कॉमन सेंस ही बात है, वोट बैंक ही यहाँ पे इनका डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ पे ये जो हमारा बना हुआ है राम सेतु, तो राम सेतु को तोड़कर उसके बीच से रास्ता निकाल कर तब हमें ये यहाँ से एक कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की, क्योंकि ये हमारा अरेबियन सी और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ये क्या है हमारा, ये एक प्रोजेक्ट है, बे ऑफ बंगाल को अरब सागर से जोड़ना है, मन्नार की खाड़ी से राम सेतु एक धार्मिक मामला है, जिसके लिए गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन लेना नहीं चाहती है जो उनके वोट बैंक के ऊपर असर डाले, ठीक है। तो बस अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है क्या नहीं है डजेंट मैटर, ये याद रखिएगा कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, पाक स्टेट कहाँ पर है, श्रीलंका का क्या है, और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है। तो समुद्र जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है वो एक ये, और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि अगर ये रास्ता खुल जाता है तो चाइना का भी हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वो भी यही यही कहीं पर बना हुआ है, फिर चाइना भी यहाँ से एंट्री ले पाएगा। तो चाइना के कंसर्न क्या है इसके अंदर, तो ये मेंस का बहुत बड़ा एक टॉपिक तैयार हो सकता है। हम लोग आगे एडिटोरियल आएगा फिर डिस्कस करेंगे, अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, और ये आपका सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनना किस पर है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी के पास में, ठीक। चलिए हम लोग दूसरी बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं गाइस। असम टू अप्लाई पॉपुलेशन नॉर्म्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स। अब असम सरकार क्या चाहती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्म्स इम्पोज किए जाएं या उसको इम्प्लीमेंट किए जाएं, लेकिन उसने रिलैक्सेशन दिया है किनको, कंडीशन विल बी नॉट अप्लाई टू द टी प्लांटेशन वर्कर्स, scheduled caste and scheduled tribes. The Assam government had decided to apply population norms in all government schemes. सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की तरह क्या किया जाएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन स्कीम भी एक क्या है, इम्पोज की जाएगी, लगाई जाएगी, लेकिन उससे बाहर कौन कौन रहेंगे, जो आपके ये है चाय बगान श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ट्राइबल्स जो है हमारे, उनको बाहर रखा जाएगा। यहाँ पे 2 बच्चों की पॉलिसी नहीं है, ये कंपलसरी पॉलिसी नहीं है, ठीक है। हमारे 2 वाली पॉलिसी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक सर्वे करवाया जाएगा, सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि हाईएस्ट आपका जो है ना, ये हाईएस्ट क्या है, समझ रहे हैं कि जब सर्वे होगा तो 3 बच्चे वाली फैमिली सबसे ज्यादा है या 4 बच्चों वाली फैमिली ज्यादा क्या है,
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेडलाइन आपकी तैयार की जाएगी, जो नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। विल नॉट अप्लाई टू प्लांटेशन वर्कर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसके अलावा सब पर होगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे ज्यादा देखा जाएगा कि कौन से फैमिलीज ज्यादा है, जैसे 4 बच्चों की फैमिली सबसे ज्यादा है तो 4 के ऊपर लगा दिया जाएगा कि ठीक है, और फिर धीरे धीरे उनको कब कहाँ तक ले आया जाएगा, 2 तक ले आया जाएगा। मान लो कि 5 बच्चों वाली फैमिली सबसे ज्यादा है तो 5 तक रखा जाएगा, फिर आगे के सालों में उनको 2 तक करके खत्म किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पॉपुलेशन नॉर्म्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स कौन लेकर आई है, असम सरकार लेकर आई है। राजस्थान वुमेन वोन टू नेचुरल ग्रीन फैमिली, ये कहाँ का है याद रखिएगा, बस राजस्थान सरकार का है। क्या किया गया है इसमें, यहाँ पे ये नीचे ये देखिए, ये जो आपका डेजर्ट एरिया है ना, इसको ग्रीन करने का लक्ष्य है। ये जो डेजर्ट एरिया है यहाँ ये देखिए प्लांटेशन करा जा रहा है। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ की फीमेल्स ने यहाँ पर क्या लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। तो ग्रीन डेजर्ट लैंड का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा डेजर्ट है उसको क्या करना है, ग्रीन करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज मूव करते हैं। एनजीटी क्लॉज प्रोसीडिंग एंगेज्ड मेको दत्तू डैम प्रोजेक्ट, बस ये याद रखिएगा कि मेको दत्तू डैम है कहाँ पर। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको लग रहा है कर्नाटक और ये आपका है तमिलनाडु। यहाँ पर आपका ये देखिए ये भारत का नक्शा, ये आपका हो गया कर्नाटक, ये तमिलनाडु, इसके बीच में क्या है, मेको दत्तू डैम है। इन दोनों के बीच में विवाद है। तो कोई अगर आ जाएंगे कर्नाटक, और यहाँ पे नदी कौन सी है, कावेरी नदी के ऊपर ये बन रहा है, और इससे पानी किसको कम मिलेगा, तमिलनाडु को कम मिलेगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, इस पर विवाद कर रहा है। और इसीलिए ये क्या है, विवादित प्रोजेक्ट है। अगर पूछ लिया जाए कि मेको दत्तू डैम कहाँ पर बन रहा है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के ये सीमा जो है यहाँ पे कावेरी नदी पर बन रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्शन कौन कर रहा है, तमिलनाडु कर रही है। तो इसे एनजीटी ने क्या किया है, एनजीटी ने इसे अभी क्या किया है, इसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, और एनजीटी क्या है आप लोग देखिएगा, वरना हम लोग आने वाली क्लासेस में एनजीटी करेंगे कि क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या करती है, परमिशन देती है। ठीक है, चलिए गाइस आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पहुंचे तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए जून को, और हम लोग जल्दी से एक टेस्ट कंडक्ट करवा ले, जिससे आप लोगों को भी लगने लगे कि हम लोगों ने कितना किया है और कितना अभी तक नहीं किया, सही डायरेक्शन में है कि नहीं है ये पता चल सके। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।